आप सब अपने भावांजलि जोरदार तालियों से प्रकट करें। उसके बाद दलमऊ की श्रीमती ललिता देवी जी, नायक राजेंद्र यादव जी करगिल युद्ध में शहीद हुए, उनकी पत्नी। ऊंचाहार से श्रीमती कृष्णावती, नायक सुरेंद्र यादव जी की पत्नी, करगिल युद्ध में शहीद हुए थे, शॉल और सम्मान पत्र। सदर से श्रीमती ज्ञानवती देवी जी, हवलदार रणधीर सिंह जी 1990 में फिरोजपुर पंजाब में शहीद हुए थे। जोरदार तालियां सभी शहीदों के लिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये जोश, ये ओज और ये पराक्रम आज भी जरूरी है कि हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति सजग रहें और ये भाव मन में रखें। अवध केसरी स्मारिका का विमोचन किया जाएगा, जो राणा जी के संस्कारों को आगे ले जाने के लिए प्रकाशित की जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये अवध केसरी स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। सभी गणमान्य अतिथियों को ये दी जा रही है। राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में उनके संस्कारों को अपने में समेटे और समिति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका उल्लेख अवध केसरी स्मारिका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके बाद आज के दिन अवध केसरी के विशेष आवरण तैयार किए डाक विभाग ने, जिसका आज विमोचन आपको करना है। डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन अवध केसरी जी की स्मृति में किया जा रहा है। डाक विभाग के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विशेष आवरण, ये डाक टिकट सभी के हाथों में आप देख सकते हैं। अवध महाराणा भयो मर्दाना, अवध केसरी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में ये डाक टिकट, उसका विशेष आवरण। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को कि वो अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के स्मृति में निर्मित संस्कृति विभाग के द्वारा तैयार किया गया इस सभागार ऑडिटोरियम के लोकार्पण के कार्यक्रम के पुनीत अवसर पर हमारे यशस्वी ओजस्वी जिन्होंने प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का, अपने संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है, न सिर्फ प्रदेश में, न सिर्फ देश में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे प्रदेश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का, परफेक्शन बदलने का, सोच बदलने का काम करने वाले यशस्वी उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रायबरेली के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, माननीय खाद्य और रसद मंत्री आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हॉर्टिकल्चर श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, हमारी सदर की सम्मानित विधायक सुश्री अजित सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा सलोन भाई अशोक कुमार जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य उमेश द्विवेदी जी, राजा राकेश प्रताप सिंह जी पूर्व एमएलसी, मेजर जनरल जगेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी अध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति, श्री अशोक सिंह जी उपाध्यक्ष, श्री विवेक विक्रम सिंह जी अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक, श्री बुद्धिलाल पासी जी जिलाध्यक्ष,
श्री इंद्रेश विक्रम सिंह जी माननीय पूर्व विधायक, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री उपमेंद्र सिंह जी, हमारे मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत जी, हमारे संस्कृति विभाग के डायरेक्टर संजय कुमार सिंह जी और उपस्थित मंचासीन और सभागार में मौजूद सभी पूरे रायबरेली और अन्य प्रदेश के हिस्सों से चलकर आए बहुत बहुत सम्मानित बहनों, भाइयों, पत्रकार साथियों। किसी भी जनपद की पहचान केवल उसके वर्तमान से नहीं, बल्कि उसकी पहचान उसके इतिहास, आस्था, संस्कृति और लोगों की जीवन शैली से मिलकर बनती है। यदि हम रायबरेली की बात करें तो यहाँ के सभी खूबियां एक साथ दिखाई पड़ने वाला जिला रायबरेली है। यहाँ का इतिहास है, यहाँ आस्था है, यहाँ वीरता की गाथाएं हैं, यहाँ की लोक संस्कृति है, यहाँ ग्रामीण जीवन की अपनी सुंदरता है और यहाँ पर्यटन की अनंत संभावनाएं विद्यमान है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि रायबरेली को केवल रहने और काम करने की जगह नहीं, बल्कि देखने, समझने और अनुभव का गंतव्य डेस्टिनेशन बनाने का हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी ने एक जो आज़ादी की लड़ाई में शौर्य गाथा लिख करके न सिर्फ रायबरेली का, न सिर्फ उत्तर प्रदेश का, बल्कि राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने का काम किया था। इनकी शौर्य गाथा इस क्षेत्र की ऐतिहासिक चेतना का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसे हेरिटेज सर्किट और हेरिटेज वॉक की दिशा में आगे बढ़ें जहाँ युवा और पर्यटक उन स्थलों को देखकर उनके पीछे की कहानी और इतिहास को भी जान सकें। आज ये प्रथम चरण का सभागार का कार्य पूर्ण होकर को आपको समर्पित हो रहा है। इसकी लागत 25 करोड़ 91,97,000 रुपए से ये पूर्ण हुआ है और ठीक आपके सामने इसी कैंपस में इसका दूसरा चरण, वो भी इसी साल के चुनाव की घोषणा से पहले यानी दिसंबर तक पूर्ण होकर को आपको समर्पित करने का काम होगा। इसकी लागत भी 23 करोड़ 9,09,000 रुपए से ये पुस्तकालय और संग्रहालय का निर्माणाधीन जो कार्य है वो आपके ट्रस्ट को, आपकी समिति को, आपके जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद को हैंडओवर करने का काम होगा। इसके साथ ही साथ जनपद में लगभग 88.61 करोड़ रुपए की पर्यटन विकास योजनाएं आपके ऐसे आस्था और आध्यात्मिक स्थलों की चल रही हैं जो आपके आस्था के आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं। उनको मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, 12 से 17 के बीच में जो सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, अराजकता का प्रदेश बनाकर छोड़ दिया था। महिलाओं का अपमान, महिलाओं का साथ अपमान की भावना के साथ साथ आए दिन लगातार घटनाएं होने का काम होता था। जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, बल्कि हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट चल रहा है, उसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया हुआ करता था। ये था उत्तर प्रदेश। और इन सब चीज़ों से उब के, इन सब चीज़ों से परेशान होकर के आपने एक मत होकर के, एकजुट होकर के, कमल का बटन दबा करके पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत दे करके आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का 2017 में काम किया। और जब 2017 में सरकार बनी तो आपका पहला उद्देश्य था, पहला मिशन था, पहला निशाना था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। और कानून का राज स्थापित नहीं हुआ। इन 10 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि लफंगे, गुंडे, बदमाश, माफिया न सिर्फ खत्म हुए, न सिर्फ उनके साम्राज्य ध्वस्त हुए, बल्कि या तो यमराज को प्यारे हो गए या बाबा जी का बुलडोजर चला तो पूरी तरह तहस नहस होने का काम हुआ। और उसी का परिणाम था कि पूरे प्रदेश नहीं रही, देश में बल्कि विदेश तक आदरणीय महाराज जी की चर्चा बुलडोजर वाले बाबा जी की रूप में होती है। तो हम सब एक साथ बोलेंगे,
बुलडोजर वाले बाबा की, बुलडोजर वाले बाबा की। और जब कानून और व्यवस्था ठीक होती है तो सारी संभावना धरातल पर अपने आप उतरने लगती है। जब कानून और व्यवस्था ठीक हुई तो उत्तर प्रदेश में चाहे पर्यटन की संभावनाएं हो, विकास की संभावनाएं हो, औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या हमारी बड़ी बड़ी संरचनाओं का डेवलपमेंट हो, आज उत्तर प्रदेश में संभावनाएं धरातल पर उतरने का काम हुआ। तो जहां एक और उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश, कोई भी निवेशक या निवेश नहीं करना चाहता था, आज दुनिया के निवेशकों के आकर्षण का पहला डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बना है। आज पूरे दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। आज देश में उत्तर प्रदेश के बारे में सोच अवधारणा बदलने का काम हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश जो कभी जंगल राज का प्रदेश हुआ करता था, अपराधियों का प्रदेश हुआ करता था, वो हिंदुस्तान का दमकता चमकता ग्रोथ इंजन बन करके तेज गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, आज हम लोग के लिए इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश की छवि बदली है, परफेक्शन बदला है, सोच बदली है, अवधारणा बदली है, हम इसको और गति देने के लिए आइए हम सब संकल्प लेंगे कि आने वाले 2027 में एक बार पुनः 2017 वाली हवा के साथ वातावरण बना करके उत्तर प्रदेश में तीसरी बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सब लोगों को ये निश्चित रूप से यकीन दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में विकास की यात्रा विरासत के सम्मान के साथ करने का काम कर रही है। विरासत के सम्मान के साथ विकास की यात्रा, हमारी धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से ये संकल्प आज उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी रूपरेखा बनाने में, उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का धरातल आदरणीय मुख्यमंत्री ने तैयार किया है। और मैं आश्वस्त करता हूं आप सब लोगों को कि जब प्रदेश विकास की दौड़ में दौड़ रहा है तो रायबरेली भी किसी भी दशा में पीछे रहने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में हमारे राणा जी ने संघर्ष किया, बलिदान दिया और उसी उनकी अपने पुरखों की बात को सम्मान देते हुए आगे भी रायबरेली बहुत आगे हर लड़ाई में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं निश्चित रूप से यहाँ की स्मारक समिति के ट्रस्ट समिति के लोगों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर उनकी सक्रियता हमारे इन कार्यों को सफल बना रही है। आगे और उनकी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हो रहा है। मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। आदरणीय राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी अमर रहें। राणा जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है नवनिर्मित राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार के लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस सभागार का लोकार्पण करें। बटन दबा और बटन दबते ही आप देख रहे हैं शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की जीवन यात्रा, उनकी शौर्य गाथा पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। अवध मां राणा भयो मर्दाना। आजादी के मतवालों की वीर गाथा में डूबी इन पंक्तियों से रायबरेली जिले के गौरवशाली इतिहास का शौर्य झलक रहा है। वो इतिहास जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है और राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम के बिना अधूरा है। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए
त्याग बलिदान की पराकाष्ठा थी। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से रायबरेली जनपद समग्र विकास के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत के सम्मान के लिए भी कटिबद्ध है। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अवध की धरती से धधकी वीरता की ज्वाला के अग्रणी नायक रायबरेली के शंकरपुर रियासत के शासक राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का अदम्य साहस, स्वाभिमान एवं देशभक्ति की मिसालें आज भी दी जाती हैं। रायबरेली के सलोन जिला मुख्यालय पर करीब 25,000 लोगों ने उनके नेतृत्व में विद्रोह किया था। इस प्रकार करीब 18 महीने राणा बेनी माधव जी के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन चला और अंग्रेजों के चंगुल से अवध के कई इलाके आजाद करा लिए गए थे। जो राणा बेनी माधव सिंह जी ने 1857 में यहाँ के लोगों के अंदर एक नई ज्वाला पैदा की थी स्वाधीनता के लिए, उस ज्वाला को आगे लेकर के चलने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 222वीं जयंती पर भाव समर्पण समारोह एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नवनिर्मित राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी स्मृति सभागार का लोकार्पण होने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर राणा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने जांबाज योद्धाओं को हमेशा याद रखें। आइए श्रद्धांजलि दें स्वतंत्रता सेनानियों को, आइए नमन करें उनकी कुर्बानियों को। हमारी गौरवशाली विरासत का सम्मान और विकास की नित नई उड़ान, यही तो है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। और इस पहचान को गढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सब का मार्गदर्शन करें। भारत माता की। भारत की स्वाधीनता आंदोलन के एक उज्जवल नक्षत्र के रूप में अवध क्षेत्र में अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के 222वीं पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री रायबरेली श्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री मनोज पांडे जी, प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक रायबरेली सुश्री अदिति सिंह जी, विधायक सलोन श्री अशोक कुमार जी, जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, मेजर जनरल दिग्वेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति
श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति से अशोक सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायबरेली विवेक विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक सिंद्रेश विक्रम सिंह जी और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बुद्धिलाल पासी जी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के एक महान सपूत, भारत की स्वाधीनता के एक प्रखर हस्ताक्षर के रूप में जिन्हें हम सब स्मरण करते हैं, अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को जिन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी, ऐसे अत्यंत पराक्रमी बीरा पासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधव सिंह जी, राजा चंद्रिका बख्श सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। हमें पूरी स्वाधीनता होती है, सरकार भी जन भावनाओं को अनादर नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत भारत की जनता जनार्दन को दे रखी है कि वह किसी भी ऐसी सरकार को जो जन भावनाओं का अनादर करे उसे अपदस्थ करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था, अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे
आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जो चिनकारी बैरकपुर में मंगल पांडे ने चलाई थी, उस चिनगारी को जिसे मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसे नाना साहेब और त्याता टोपे ने कानपुर के बिठूर से एक नई ज्वाला के रूप में आगे बढ़ाया था, और जिस लड़ाई को खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र में कोई कर रहा था, वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। और आज यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाए। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी, और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी।
मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। यहां के स्मारक के नाम, यहां के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था, लेकिन राणा बेनी माधो बख्श सिंह जी के नाम पर हो, या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो, या किसी महापराक्रमी वीरा पासी के नाम पर हो, ये कभी आपने या आपकी पीढ़ी ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जब आप भारत की संस्थाओं को अपमानित करते हैं, जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तब एक व्यक्ति के बारे में नहीं, भारत की एक संस्था को अपमानित करते हैं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री भारत की एक संस्था है। और याद रखना, अगर भारत की ये संस्थाएं कटघरे में खड़ी होंगी तो भारत का हर नागरिक कटघरे में खड़ा होगा। आप जब भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये अभद्र भाषा सचमुच आप भारत को अपमानित करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने पहचान का संकट खड़ा करती है, क्योंकि यह इंस्टीट्यूशन संदेह के दायरे में खड़ा होता है। और आपको इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपने आप को बचना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आखिर क्या कारण था? यह देश
1947 में आजाद हुआ। मैं पिछले दिनों काकोरी लखनऊ में 1925 में देश की आजादी के लिए ब्रिटिशर के द्वारा जो खजाना यहां से ले जाया जा रहा था, उस समय के क्रांतिकारियों ने उस पैसे को रोक करके भारत की स्वाधीनता के कार्य के लिए वहां उसको अपने कब्जे में लिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। कांग्रेस ने क्या नाम दिया था उसका? काकोरी ट्रेन लूट घटना। अरे लूटा तो तुमने है पूरे देश को, बर्बाद किया है इस देश को। सबसे अधिक दिनों तक देश को लूट करके देश की संपत्ति को दुनिया के अंदर ठिकाने लगाने का काम किया है। काकोरी में ट्रेन लूट नहीं थी, अपना भारत का खजाना भारत के क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर के भारत की स्वाधीनता में उस पैसे को लगाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर उस अभियान राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, ये जितने भी क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था उसको, देश की स्वाधीनता में उस पैसे का उपयोग किया था। लेकिन कांग्रेस है स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका तो ये मानना है कि डिस्कवरी ऑफ भारत, यानी जैसे कि कांग्रेस का ये एक परिवार के उदय होने के साथ ही भारत बना है। भारत आपने नहीं बनाया है, आपने भारत, आपके परिवार ने भारत का विभाजन जरूर करवाया है, जरूर भारत का विभाजन करवाया है। भारत के विभाजन के आप दोषी हैं। भारत के नागरिकों के कत्लेआम का आपका परिवार दोषी है। भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का और उसका गला घोंटने का दोषी आपका परिवार है। आपको देशवासियों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपने हमेशा, आपके परिवार ने भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का अपमान किया, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। याद करिए, भारत के एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी हुए वीर सावरकर। एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा हुई थी वीर सावरकर को। 28 वर्ष उम्र थी उनकी, वीर सावरकर की, जब उन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई। सेलुलर जेल अंडमान में, एक ही जेल में दोनों भाई बंद हैं और 10 वर्ष तक वीर सावरकर अपने भाई को नहीं देख पाए। तो अचानक एक दिन जब कोलू में तेल पीरने के लिए उनको ले जाया जा रहा था, तब उनकी नजर अपने भाई पे पड़ी। अपने भाई के सामने जाते हैं, कहते तुम यहां कैसे आए? उसने कहा मैं भी इस जेल में बंद हूं। एक ही परिवार। और जब वीर सावरकर के नाम पर सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोर्ट विलियर के एयरपोर्ट का नामकरण किया था, तो कांग्रेस ने वीर सावरकर का नाम हटा दिया, उनका नाम हटा दिया। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वीकार्य नहीं, इन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वीकार्य नहीं। मैं उस दिन काकोरी में एक बात देख रहा था, और वह मैं देख रहा था एक सचिंद्र नाथ बख्शी काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना में, ट्रेन एक्शन, मेरी बात सुनना, ट्रेन एक्शन की घटना में वह भी दोषी ठहराए गए थे, उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। यह देश जब आजाद हुआ उन्हें मुक्त किया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, वे भारतीय जनसंघ में शामिल होते हैं और फिर वाराणसी साउथ से वे विधायक बनते हैं।
उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बात को कहा कि उनके खिलाफ पैरवी करने वाला कोई दूसरा नहीं था, कांग्रेस का एक नेता था जिसने उसे जेल में बंद करवाया, उनकी मुखबिरी करके, अंग्रेजों की मुखबिरी करके उन्हें बंद करवाया था। और शर्मनाक कितना कि कांग्रेस की सरकार ने उस देश के गद्दार के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नामकरण कर रखा है। यानी भारत के क्रांतिकारियों की, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की जो मुखबिरी करता था, उनके खिलाफ साजिश रचता था, उनको इन्होंने महिमामंडित किया। सचिंद्र नाथ बख्शी के नाम पर कोई नामकरण नहीं, और ये इनका इतिहास है, ये आज की पीढ़ी को बता रहे हैं। और इन्हीं के लिए दिनकर जी ने कहा था कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्नों छिनगारी। यानी ये जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनके कारण आज हम सब स्वाधीन हैं। आज विकास की इस एहसास में, अगर ये देश आजाद नहीं होता तो क्या राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के नाम पर हम लोग इस प्रकार का भव्य स्मारक बना पाते? नाम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, लेकिन काम तो इसका रायबरेली को लेकर लोगों को लेना है। रायबरेली का हर व्यक्ति से लाभान्वित होगा, रायबरेली के कार्यक्रम होंगे, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन होगा, इस सभागार में हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे। और मैं स्मारक समिति से कहूंगा, स्मारक समिति ने शुरू से प्रयास किया, यहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग किया। मुझे उस समय यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे अच्छा लगता है जब किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी का सम्मान होता है, जब भारत के किसी वीर सैनिक का सम्मान होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन सैनिकों का सम्मान, उन क्रांतिकारियों का सम्मान, स्वाधीनता संग्राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महापुरुषों के प्रति किया जाने वाला योगदान हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। और वही प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उस कार्यक्रम की श्रृंखला में आज मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में बनी हुई इस स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, अच्छा बन गया। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाई, उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो
वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। तो सरकार आई, सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान हो, कोई बहन हो, कोई व्यापारी हो, कोई अन्नदाता किसान हो या कोई नागरिक हो, आज उसके सामने पहचान का संकट है। आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले आप कहीं जाते थे, लोग शक की निगाहों से आपको देखते। किसने पहचान का संकट खड़ा किया? बेईमानी करते थे ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग, लूट खसोट करते थे ये लोग, गुंडे और माफियाओं के सामने घुटना टेकते थे ये लोग। पहचान का संकट प्रदेश के सामने खड़ा किया था इन लोगों ने। और आज आप जाते होंगे, कहीं जाइए देश के अंदर, उत्तर प्रदेश का नाम एक बार आपने ले लिया होगा, आपसे दूर भी है ना, 10 कदम दूर भी, तो आपके पास आकर के आपसे गले मिलना चाहता है। यह है आपकी नई पहचान। आपको उससे मिलने में अच्छा लगे ना लगे, लेकिन अगला व्यक्ति आज आपसे मिलकर के प्रसन्न होता है कि आप यूपी के हैं, और आपने अगर बोल दिया मैं अवध क्षेत्र का हूं, तब तो मान के चलिए कि आपकी पूजा करने की तैयार होता है पूरा देश और पूरी दुनिया। लेकिन उसी अयोध्या पे अब ये प्रश्न खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। इनको बुरा लगता है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण क्यों हो गया। इनको बुरा लगता है कि अयोध्या में निषाद राज के नाम पर यात्री विश्रामालय क्यों बन गए। इन्हें बुरा लगता है कि सबरी माता के नाम पे भोजनालय क्यों बन गए। भाई, तुम में क्षमता नहीं थी, तुम नहीं बना पाए, तुम क्षमता विहीन थे, अकर्मण्य थे, भ्रष्ट थे, नहीं कर पाए। हम में क्षमता थी, हमने अपनी विरासत को सम्मान दिया। हमने अगर प्रभु राम को सम्मान दिया है, उनका भव्य मंदिर बनाने में योगदान दिया है, तो हमने वही सम्मान महर्षि वाल्मीकि को भी दिया है। वही सम्मान गोस्वामी तुलसीदास जी को भी दिया है। वही सम्मान हमने निषाद राज को भी दिया है, और वही सम्मान हमने वहां पे माता सबरी को भी दिया है। आपके लिए वोट बैंक हो सकता है, हमारे लिए वे पूज्य और आराध्य हैं। हमने उनकी आराधना की है। बहनों और भाइयों, उस विरासत को हमें सम्मानित करना पड़ेगा, और जब तक हम अपनी उस विरासत को सम्मान देते रहेंगे, राजनीति से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे, तो परिणाम आएंगे। उस परिणाम को आगे ले जाने की तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, पूरे रायबरेली वासियों को, राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की स्मृति में बने हुए सभागार के लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूं। पूरा जनपद इससे लाभान्वित होगा। आपके पास एक अच्छी चीज मिली है, इसका संरक्षण भी होना चाहिए, अच्छे तरीके से संचालित हो, अच्छी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम हो,
वर्ष में यहां पर आयोजन होते रहने चाहिए। आयोजन के अवसर पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, शहीद परिवारों को बुला करके सम्मान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देश का सैनिक सीमाओं पर 24 घंटे खड़ा होकर के रखवाली करता है तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब हमारा पुलिस का जवान पेट्रोलिंग करता है, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित माहौल में सो पाते हैं। अन्यथा क्या स्थिति होती, हम सब इस बारे में जानते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, रायबरेली वासियों को बधाई देता हूं, स्मारक समिति को धन्यवाद देता हूं और इस बात की अपेक्षा करता हूं कि संस्कृति विभाग इस बात को सुनिश्चित करें, सेकंड फेज के साथ राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी की प्रतिमा के साथ ही बीरा पासी और उनके उन सभी सहयोगियों की प्रतिमाएं भी वहां लगती हुई दिखाई देनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। राणा साहब को, बीरा पासी जी को और उनके साथ उन सभी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने देश के लिए अपना योगदान दिया, उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं।